हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम उनके 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए, आज है 25 ऑफ द जुलाई 2024 और उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो 25 ऑफ द जुलाई। ऐसा क्या हुआ था हमारे हिस्ट्री में जो 25 ऑफ द जुलाई को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? तो एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि हु इज द हेड ऑफ द नेशन, तो कौन है हमारा हेड ऑफ द नेशन? तो हमारे कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति जिनको कहते हैं। और अगर पूछे हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो भी कौन है? प्रेसिडेंट। और अगर पूछे हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल हेड कौन है, तो वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब एक बात समझना कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो जिस दिन उनका टेन्योर खत्म होता है उसके बाद जब दूसरा प्रेसिडेंट आता है इलेक्शन के बाद, तो वो क्या कर लेता है? उसको टेक ओवर कर लेता है ऑफिस को। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, एक कल्चर या कह सकता हूं कि हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, 25 ऑफ द जुलाई को जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल, तो सारे के सारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 25 जुलाई को ही ओथ लेते हैं। ऐसा क्यों है? तो याद रखना, इसको ऐसा कोई डे नहीं बनाते हम लोग, लेकिन हाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो समझना, हमारी हिस्ट्री में, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में दो प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनको बिना किसी अपोज के इलेक्ट किया गया। एक प्रेसिडेंट तो ऐसे थे जिनके टाइम पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम, उसकी मैं कह सकता हूं कि अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि एमपी एमएलए ही नहीं बने थे, क्योंकि इलेक्शन बाद में हुए थे। तो हमने, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने सबकी मर्जी से, सबके एग्रीमेंट से क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिना किसी अपोज के क्या बना दिया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि उसके बाद जब से इलेक्शन होने लगे प्रेसिडेंट के, तब एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको बिना किसी अपोज के इलेक्ट किया गया था। वो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और जो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने जो ओथ ली थी वो कब ली थी? 25 ऑफ द जुलाई 1977, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 1977 में, इससे पहले हमारे जो मैं कह सकता हूं कि जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। दो प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं, याद रखना, जिनकी ऑफिस में यानी कि उनके टेन्योर में ही डेथ हुई है। और दोनों के दोनों कौन है? तो वो आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन से दो प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी ऑफिस में यानी कि उनके टेन्योर में ही उनकी डेथ हो गई। दोनों के दोनों कैसे हैं? तो मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने कहा कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की जब डेथ हो जाती है 1977 में, उसके बाद जो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? बीडी जत्ती। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं? आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को बिना किसी अपोज के क्या बना लिया गया था? भारत का प्रेसिडेंट। और इनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद से जब जब इलेक्शन हुआ, जैसे इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने, या आगे चल के कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भी बने, इन सब ने ओथ कब ली? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, कोई भी हो गया, इन सब ने ओथ ली हमेशा 25 ऑफ द जुलाई को, ताकि उस दिन को इंपॉर्टेंस दी जा सके। बात में समझ में आ रही है ना? तो आज हम क्या बनाते हैं, तो उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। आपसे पूछ लेगा कि जनरली जो प्रेसिडेंट होता है वो किस दिन ओथ लेता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, जो आज की हमारी पहली न्यूज है। ग्रासलैंड्स इन द कच्छ लाइकली टू होस्ट चीताज फ्रॉम द अफ्रीका। अब एक बात समझना, चीताओं को हम अफ्रीका से लाए थे। कितने चीता लाए थे इनिशियली? तो याद रखना 20, ठीक है। 12 + 8 यानी कि टोटल हम लगभग 20 चीता लेकर आए। क्यों लेकर आए चीता? तो देखो, बेसिकली आपने सुना होगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बार बार पढ़ते हैं, नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क हमें बनाने की नीड ही क्यों पड़ी थी? तो इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी थी कि बेसिकली होता क्या है, एक बहुत बड़ा इलाका जो कि जंगली इलाका है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वाइल्ड एनिमल को, ठीक है, या फिर क्या करते हैं उसके साथ साथ किसी कह सकता हूं कि प्लांट को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और ऐसे हमारे पास नेशनल पार्क कितने हैं? तो 106। सबसे पहला कौन सा बना था? हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अभी लेटेस्ट कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि आपका आसाम में है। अब एक बात समझना, हम नेशनल पार्क क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि जो जंगली जीव है उसको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस को ये पता रहे कि हाँ, इस नाम का भी कोई जीव रहता था।
जैसे कि आपने सुना होगा कि जो एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयन, कहां पर मिलते हैं? तो गिर नेशनल पार्क कहां पे है? तो आपका गुजरात के अंदर। ऐसे पूछ लेगा एशियाई गधे कहां मिलते हैं? तो याद रखना कहां पर पाए जाते हैं? तो आपके रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क कहां पर बना हुआ है? गुजरात। ऐसे आपसे पूछ लेगा दाचीगामा क्यों फेमस है? तो दाचीगामा नेशनल पार्क जो कि कहां पे है? आपके जम्मू कश्मीर में। क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर व्हाइट डियर पाए जाते हैं, सफेद हिरन पाए जाते हैं। तो ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेता है, किससे? नेशनल पार्क से। समझ गए ना हम वो क्यों बनाते हैं? तो हमारे यहां पर क्या हुआ था, हमारे यहां पर जो आपके चीता है, ठीक है, ये चीता लास्ट 1947 में क्या हो गए थे? लास्ट 1947 में मैं कह सकता हूं कि आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह। इन्होंने क्या किया था? लास्ट 3 चीता जो बचे थे उनको, छत्तीसगढ़ के कोई छोटे मोटे राजा महाराजा थे, इन्होंने 1947 में लास्ट 3 चीताओं को मार दिया। और मारने के बाद हमारी सरकार ने क्या किया? 1952 में भारत से चीता को क्या अनाउंस कर दिया कि चीता भारत से क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, गायब हो चुका है। अब हमें टाइम के साथ साथ लगा कि हमें चीताओं को वापस लाना चाहिए। एटलीस्ट यहां पर चीता रहते थे। देखो चीता क्या है? सबसे फास्टेस्ट एनिमल कह सकता हूं ऑन द अर्थ। और सिर्फ कहां पर मिलता था? तो याद रखना आपके अफ्रीका, ईरान और इंडिया, इन 3 जगहों पर पाया जाता था। इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो हमने क्या सोचा कि उसको वापस लाया जाए। और हमने वापस लाने के लिए हमने क्या किया? लास्ट ईयर हम आपके क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीका से और नामीबिया से क्या लेकर आए? तो आपके लिए चीता लेकर आए। ठीक है, बड़ा सा आपने देखा होगा एरोप्लेन था, उसके ऊपर चीताओं की फोटो लगा रखी थी, काफी उसको हाइप भी क्रिएट किया गया था। उसके बाद हुआ क्या था? बेसिकली हम 20 लाए थे, वो धीरे धीरे कम होते चले गए, बहुत सारों की डेथ हो गई। लेकिन अब कुछ नए बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, तो लगभग 26 के पास डाटा पहुंच चुका है। तो हम चाहते हैं कि चीता और बढ़े। तो हमने क्या किया? उन चीताओं को कहां रखा था? तो आपसे उस समय एग्जाम में पूछा गया था, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, मध्य प्रदेश। क्योंकि कूनो नेशनल पार्क और जो अफ्रीका का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल सेम सी है। क्योंकि सेम किस पे पड़ता है? लैटिट्यूड्स पे पड़ता है। तो होता क्या है कि वहीं उसी टेम्परेचर पे, उसी क्लाइमेट कंडीशंस में वो वहां पे सर्वाइव कर सकता है, उसको सारी कंडीशन वैसी मिलती है। तो हमने उनको वहां पर रखा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है कूनो में, कि दूसरे जो प्रीडेटर हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे आपका, मैं कह सकता हूं कि आपका लेपर्ड हो गया, ये सब। तो इनको जो खाना लाया जाता है इनके लिए, जो ये खाना खाते हैं, ठीक है, वो दूसरे जो जानवर है वो शिकार करके खा जाते हैं। तो इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी सरकार ने डिसीजन लिया था कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए। और इनको कहां पर शिफ्ट कर दिया जाए? तो अभी बात चल रही थी कि इनको गांधी सागर सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश, उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। और आने वाले टाइम में हमारी सरकार प्रोग्राम बना रही है कि जो गुजरात का बन्नी है, ठीक है, जो बन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर जो कंजर्वेशन है उसके अंदर भी क्या रखे जाएंगे? चीता। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार और चीता लाने की प्लानिंग कर रही है, या इन्हीं को जब रिलोकेट किया जाएगा तो दोनों जगह पर रिलोकेट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी न्यूज किसकी हो गई? आपकी एनवायरमेंटल न्यूज हो गई पूरी की पूरी। अब ये बात किसकी कर रहा है? तो याद रखना कच्छ। तो देखो जो कच्छ है ना, उसके अंदर 2 नेशनल पार्क बने हुए हैं, यानी कि गुजरात में 2 नेशनल पार्क हैं। एक है रन ऑफ कच्छ, दूसरा कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं एशियाटिक लॉयन, यानी एशियाई शेर। और आपका जो रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है उसके अंदर क्या मिलते हैं? तो उसमें एशियाई गधे मिलते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा एशियाई गधे वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो अफ्रीका में या जो चीता है, उस चीता का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो याद रखना एसिनोनाइक्स जुपाटस, ठीक है, सिंपल से याद कर लेना, ठीक है। आपसे पूछेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट कब बना था? 2005, ठीक है। टाइगर टास्क फोर्स भी उसी समय बनाई गई थी, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973। किसके साथ मिलकर शुरू हुआ था? WWF के साथ मिलकर शुरू हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ये आता है। अगर पूछे कि इनको बचाना, इनको प्रोटेक्ट करना, कौन से आर्टिकल में आएगा? तो हमारा जो DPSP का आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 48 का है, जिसमें क्या क्या रखा है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। और अगर पूछे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां पे है? तो याद रखना आपके पंजाब में 0 नेशनल पार्क है, और मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट 11 to 12 नेशनल पार्क है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को। और जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट होंगे वहीं पर क्या होंगे? आपके ट्राइब्स भी ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी MP में, सबसे कम ट्राइब्स भी पंजाब में 0, हरियाणा और पंजाब 0। हालांकि हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कलेसर, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, अगर आपसे पूछे अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस होता है, तो दो चार बातें याद रखना। अगर पूछे तो ये कितने हैं अफ्रीकन चीता, तो लगभग 6500 से 7000 अफ्रीकन चीताज हैं आज के दिन। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ईरान में 40 से 85 पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इनके साइज क्या है, तो बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द एशियाटिक चीता। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी होती है। आप देख सकते हो भारत में कौन सा मिलेगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट, यूनियन बजट 2024 निर्मला सीतारमन स्क्रैप्स एंजल टैक्स। देखो, आपने पढ़ा था कि जो बजट होता है ना, वो हमेशा फरवरी के महीने में आता है। ठीक है, और बजट हमेशा फरवरी के महीने में आता है। अगर फरवरी के महीने में बजट प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। ठीक है, आपका जो बजट का आर्टिकल है वो कौन सा है, तो आपके बजट का आर्टिकल हो गया आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, और जो मनी बिल है वो हमेशा कहां पर आता है, तो याद रखना आपका मनी बिल हमेशा प्रेजेंट किया जाता है किसमें, लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा में कौन लोग होते हैं, जो आपके द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और पैसा किसका होता है, आप ही का होता है। तो आपके लोगों की परमिशन के साथ ही उसको यूज किया जाएगा, ऐसा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो मनी बिल हमेशा कहां पर आएगा, लोकसभा में। और अगर पूछे बजट का आर्टिकल कौन सा है, तो 112। और अगर बजट की बात करें तो इस बार जो बजट आया था, ठीक है, इस बार का जो बजट था वो कितने का था, तो 47.66 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और इस बार का हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, लगभग 51.5 लाख करोड़। और कह सकता हूं फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, 5.8% के आसपास। तो मैं ये कह सकता हूं कि बजट एक्चुअल में क्या होता है, तो सिंपल सा कह सकता हूं कि जितनी मेरी इनकम है और उसमें से अगर मैं मेरा एक्सपेंडिचर निकाल दूं, तो जो मुझे डेफिसिट हुआ या जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही बजट होता है कि मैं जितना कमाता हूं, जितना खर्च कर देता हूं, वही मेरा बजट है। जैसे आपने देखा होगा, मुझे मोबाइल लेना है तो आपसे पूछते हैं भाई मोबाइल का बजट क्या है, तुम कितना पे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। अब एक बात समझना, इस बार जो बजट था कब आया था, तो हमारा बजट आया था कब, आपका फरवरी में। मैंने कहा कि फरवरी में आना चाहिए, ठीक है, वरना तो रिजाइन करना पड़ेगा। वो कैसा बजट था, वो इंटरिम बजट था। क्यों, क्योंकि इलेक्शन होने थे, हो सकता है सरकार बदल जाती तो वो कौन सी पॉलिसीज लाती, हो सकता है कि सरकार ने अब जो नए जो टैक्स स्लैब बनाए, नए नए जो बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, या जो टैक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, हो सकता है दूसरी सरकार कुछ और करती। तो वो कैसा बजट था, इंटरिम बजट, क्योंकि सरकार चेंज होने वाली थी। तो हर 5 साल में इलेक्शन के टाइम पर हमेशा इंटरिम बजट आता है। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करने वाला कौन था, तो याद रखना 1860। सबसे पहले 1860 में बजट कौन लेकर आया था, जेम्स विल्सन। ठीक है, और उस समय जब बजट आया था, क्यों आया था, क्योंकि 1858 में क्या हुआ था, तो याद रखना 1858 में क्या हुई थी, जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी, उस रिवोल्ट के बाद क्या आया था, एक एक्ट आया था जिसको नाम दिया गया था बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और जो बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उस एक्ट में ये कहा गया था कि हम सरकार को अच्छे से चलाएंगे। क्योंकि उस समय हमने क्या किया था, हमारे देश में जो कंपनी रूल था वो खत्म हो गया था, और हमारे ऊपर कह सकता हूं कि एक देश का रूल स्टार्ट हो गया था, क्राउन्स रूल और ये सब क्वींस रूल कह सकता हूं। तो उन लोगों, देखो बजट क्या होता है, जितना कमाया कितना खर्च किया। तो जब हम एक देश के गुलाम हो गए तो हमारे ऊपर बजट आया कब, 1860। लाने वाला कौन था, जेम्स विल्सन। 1945 तक बजट कौन लाता रहा, ब्रिटिशर्स। पहला इंडियन जो बजट लेकर आया था वो कौन था, लियाकत अली। ठीक है, जो आगे जाके पाकिस्तान के पीएम बने, वो बाद की बातें हैं। फिर पूछेगा कि आपके इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में कौन लेकर आया बजट, तो याद रखना कौन लेकर आया था, एस सन्मुख सेट्टी। कौन लेकर आया था, एस सन्मुख सेट्टी। और अगर पूछे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, यानी कि हमारे रिपब्लिक होने के बाद, यानी कि 1950 में कौन लेकर आया था, तो याद रखना उस समय कौन थे, जॉन मेथाई। उस समय कौन लेकर आए थे, जॉन मेथाई। ठीक है, दो चार बातें याद रखना। और जो पहला बजट था 1947 वाला, ये कैसा बजट था, तो ये भी इंटरिम बजट था। ठीक है, ये भी कैसा बजट था, इंटरिम बजट था। और ये उस समय का बजट कितने रुपए का था, 197 करोड़ रुपीस का था, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम खर्च किया था डिफेंस के ऊपर। क्यों, लगभग 47% हमने डिफेंस पे खर्च किया था। क्यों, और आज हमने कितना किया, 8%। क्यों ऐसा है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी किसकी, हमारी सिक्योरिटी की। तो हमने मैक्सिमम पैसा हमारी सिक्योरिटी पे खर्च किया। आज हालात बदल चुके हैं, आज हम मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, क्योंकि हम उस सिक्योरिटी के मामले में आप जानते हो कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये दो चार बेसिक सी बातें याद रखना। अभी जैसे कि पूरा बजट आया तो इसके ऊपर आपको एक MIT या कोई एक शॉर्ट 20-30 मिनट की एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सारा का सारा बजट को हम एक एक स्कीम को, उसमें वात्सल्य स्कीम हो गई, ठीक है, बिहार को कितना पैसा मिला, ठीक है, किस कौन से स्टेट को कितना मिला, सबसे कम दिल्ली को क्यों मिला, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज को कितना पैसा मिला, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और आई थिंक कल वाले न्यूज में आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है,
अब चलते हैं इस वाली न्यूज के ऊपर, ठीक है। ये बजट की थोड़ी सी बातें हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब एक बात समझना, अभी इस वाली न्यूज में क्या कह रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, एंजल टैक्स को स्क्रैप कर दिया, हटा दिया। देखो एंजल टैक्स क्या होता है, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है। अब मेरी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो मान लो 10 रुपए पर शेयर है, लेकिन कोई बाहर से मेरे को इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर से मेरा कोई एंजल इन्वेस्टर है जो पैसा मुझे ट्रांसफर कर रहा है, तो वो अगर मेरी उस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मुझे दे रहा है तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर सरकार मुझसे क्या ले लेगी, टैक्स ले लेगी। और ये जो एंजल टैक्स था ये कितना था, लगभग एवरेज 30% तक फिक्स था, मिनिमम 30 तो लेगी, कहीं 33.3 कुछ भी मतलब कि लिमिट जा सकते, लेकिन मिनिमम 30 तो आप मान लो इसको होगा ही होगा। तो ये सरकार इंट्रोड्यूस करती है कब, आपके 2012 के अंदर, यानी कि 2012 के अंदर, ठीक है। कौन से एक्ट से, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा पीएमएलए एक्ट है, ठीक है, पीएमएलए एक्ट कब बना था, 2002, कब इनेक्ट हुआ था, 2003। ये करता क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जाए ना, कहीं लीगल कह सकता हूं कि वेपन्स की ट्रैफिकिंग या फिर कह सकता हूं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में पैसा ना जाए। तो वो जो इन्वेस्टर मुझे पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं उसका टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज ना कर लूं, तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए भी क्या होता है, इन पे टैक्स वगैरह सरकार लगा देती है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, एंजल टैक्स था उसको हटा दिया गया है, क्यों, ताकि इन्वेस्टर्स को क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, मैक्सिमम देश में पैसा आ सके, और उसके बाद तो सरकार तुमसे पैसा ले ही लेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, एक बार पैसा आ जाए फिर तुमसे लेने का काम किसका है, सरकार का। वो सब बाद की बातें हैं, समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ये कोई इन्वेस्टर है, ये मैं हूं मान लो, या कोई भी पर्सन है जिसको कोई भी एंटरप्रेन्योर है, इसने जो पैसा इसको इन्वेस्ट किया, उसके बाद ये जो पैसा आता था इस पे क्या लगता था, टैक्स, उसको क्या करवा दिया, अब हटा दिया गया है। तो सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य अनाउंस्ड फॉर द माइनर्स, कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड द गार्जियंस। देखो वात्सल्य क्या है, वात्सल्य एक स्कीम है जो बच्चों के लिए आती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो ऑर्फन बच्चा हो, चाहे वो अबेंडेंट बच्चा हो, यानी जिसको घर वालों ने छोड़ दिया हो, ठीक है, अनाथ हो गया हो सकता है कोई बच्चा घर से भाग के आया हो, कुछ भी किसी भी तरह का बच्चा हो, उस बच्चे के राइट्स के लिए, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी स्कीम है, वात्सल्य स्कीम। इसका पहले क्या नाम था, तो सिंपल से याद रखना, इसका पहले नाम क्या था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, आईसीपीएस। और ये आईसीपीएस कब आई थी, तो याद रखना ये स्कीम आई थी 2010, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया गया वात्सल्य, ठीक है। इसका नाम वात्सल्य कब हुआ था, तो 2021-22 में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने इसका नाम बदल के वात्सल्य रख दिया। और अभी क्या हुआ है, तो अभी जो वात्सल्य स्कीम है ना, इसके अंदर न्यू पेंशन स्कीम ऐड कर दी इन्होंने, और कुछ नहीं किया। देखो होता क्या है, पेंशन स्कीम ये होती है कि 18 साल से 70 साल तक का कोई भी कैंडिडेट है वो उसमें अपनी सैलरी का कुछ पैसा कटवा सकता है, और जब वो पैसा कटवाएगा तो उसमें से 10% जो पैसा है ना बेसिक सैलरी का मैक्सिमम वो कटवा सकता है, और जो उसका एम्प्लॉयर है वो 14% ऑफ बेसिक सैलरी का वो उसमें ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। तो होता है कि अल्टीमेटली उसके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट जमा हो जाता है, और जब वो रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद वो 60% पैसे को विड्रॉ कर सकता है, जो कि नॉन टैक्स होता है, 40% पैसा टैक्सेबल होता है, जो कह सकता हूं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसमें इन्वेस्ट करके रखता है, ठीक है। तो एक स्कीम होती है नेशनल पेंशन स्कीम। कब आई थी, तो याद रखना कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, तो 1 अप्रैल 2004। और याद रखना अब जब से बजट आए तब से तुम्हें स्कीम्स याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पुरानी स्कीमों में कितना पैसा नया मिला, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में कितना दिया गया, ठीक है, जो हमारे गरीब कल्याण योजना है उसमें कितना मिला है, सुना होगा ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं। तो ये जितनी भी स्कीम है, सोलर स्कीम थी, ये स्कीम थी, वो स्कीम थी, तो सबको हम एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद करने की कोशिश करना, पुरानी चीजें बाहर निकल के आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो नेशनल पेंशन है इस स्कीम को किससे इंटीग्रेट कर दिया इन्होंने, वात्सल्य से। अब देखो मैंने कहा कि सैलरी से पैसा कटेगा, लेकिन बच्चा थोड़ी ना कमाता होगा, तो जो उसके पेरेंट्स है ना या उसके जो गार्जियंस हैं वो उस बच्चे के नाम पर वो पैसा ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद में ये सारी फैसिलिटीज उस बच्चे को फ्यूचर में आ जाएंगी। तो बच्चे के फ्यूचर के लिए ये सारी स्कीम्स हैं। बात समझ में आ रही है, तो सिंपल से याद रखना, आई कब थी, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम हो गया, क्या क्या उसमें किया जा रहा है, कौन कौन से बच्चे, नीड एंड केयर फॉर द ऑर्फन, स्ट्रीट चिल्ड्रन, अबैंडन्ड चाइल्ड, चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर, चिल्ड्रन विद द HIV एड्स, और ये जितने भी हर तरह के बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सिंपल सा ऐसा याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिशन वात्सल्य, ठीक है, इसमें हमारा टारगेट क्या है, हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चिल्ड्रन इन द नेशन। देश के हर बच्चे का बचपन खूबसूरत होना चाहिए, अगर वो गरीब भी है तो उसके बचपन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद टू फोस्टर सेंसिटिव सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे को हर तरीके से सेफ एनवायरनमेंट मिले, उसका भी क्या होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बच्चा बचा रहे, ठीक है। उसके बाद टू असिस्ट स्टेट्स इन द मैंडेट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जानते हो ना क्या होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें जो बच्चे के जो कह सकता हूं नाबालिग जो एज होती है वो कितनी होती है, 18 साल, ठीक है, तब तक उसको हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS। देखो अभी बजट के अंदर एक स्कीम आई है जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, नाम से पता चल रहा होगा कि हमें इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, जैसे ये आपका टेम्पो हो गया, ठीक है, ये आपके 2 व्हीलर हो गया, ठीक है, 4 व्हीलर हो गया, बस हो गई, कार हो गया, इन सबको किससे चलाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्ट्रिक से। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट, फिर वही बात आ जाएगी 2070 हमारा क्या है टारगेट, हमें क्या हो जाना है, कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। वर्ल्ड का टारगेट कौन सा है, 2050। कैसे होगा, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम करोगे, जब तुम पोल्यूशन करना बंद कर दोगे। कैसे कर दोगे, जब किस पे चले जाओगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। कैसे चले जाओगे, जब आप ई व्हीकल्स, सोलर पावर, विंड पावर, ठीक है, इनसे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, आप हाइड्रो पावर का यूज करोगे, ठीक है। कोयला पेट्रोलियम जलाओगे तो वो पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होने वाला। तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। कितना पैसा इसमें दिया गया, तो 500 करोड़ रुपीस। कितने टाइम के लिए, 4 महीने के लिए, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, ठीक है। हालांकि उस समय की बातें हैं, लेकिन अब बजट कंप्लीट आया तो हमें अब पढ़ने को मिल रही है। फास्टर एडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को क्या करना है, मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। किसमें लाना है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर को, तो हमें लाना है किसके ऊपर, ई व्हीकल्स पे ऊपर लाना है, ठीक है। टारगेट क्या है, एम्स टू सपोर्ट 3.72 लाख ई व्हीकल्स जो है उनको सपोर्ट करना। सब्सिडी 5,000 रुपए तक सरकार सब्सिडी भी आपको दे देगी बैटरी कैपेसिटी के बिहाफ पर। इससे रिलेटेड करते हुए आपने एक स्कीम पढ़ी होगी, याद करो, लास्ट ईयर एक स्कीम आई थी फेम। फेम का पूरा मतलब क्या था, तो देखो सामने लिखा है तुम्हारे फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। कब आई थी ये स्कीम, तो याद रखना 2015, क्योंकि बजट आ गया तो सारी पुरानी स्कीमों ने दोबारा से जन्म ले लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। 2014, 15, 13, 18, 12 जितनी भी स्कीम थी, अगर वो दोबारा से रिवाइज की गई है, रिवाइव की गई है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि कब आई थी फेम स्कीम, तो 2015। क्या नाम है इसका, फास्टर अडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फॉर द इंप्लीमेंटेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से आई थी। फिर इसका दूसरा वर्जन आया था, कौन सा, फेम 2। फेम 2 कब आया था, 2019। Government has approved phase 2 of the FAME scheme with an outlay of 10,000 crore for a period of 3 years commencing from 1 April 2019। अब क्या आ चुका है, तो अभी मैंने एक स्कीम अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, नेशनल जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बनाना है सभी को, किस पे चलाना है, ई व्हीकल्स पे, ठीक है। तो ये सारी कुछ बेसिक सी स्कीम है, एटलीस्ट इनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, और फ्यूचर प्लान जो होंगे वो हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। बजट 2024, बिहार विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल्स फॉर विच कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस। देखो आपने देखा होगा कि मंदिरों के लिए कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपका जो जगन्नाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ठीक है। ऐसे अभी आपने सुना होगा खाटू श्याम जी कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जहां पर खाटू श्याम जी मंदिर का दोबारा से कह सकता हूं कि रिनोवेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम होते हैं क्यों किए जाते हैं, क्यों सरकार करती है, क्यों सरकार पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करती, क्यों सरकार इस पे पैसा खर्च करती है। तो देखो दो चीजें हैं, पढ़ाई भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, और टूरिज्म भी जरूरी है। क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसका 10% के आसपास का जो इनकम है ना, वो हमारी उसमें कहां से आती है, टूरिज्म से। अब सोचो दुनिया भर के हिंदू लोग हैं, वो जब कभी भारत आते होंगे या उनको पता चलेगा कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, तो एटलीस्ट अपने जीवन में एक बार तो विजिट करेंगे। सोचो हम भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, मैं 40 करोड़ लोग भी काउंट कर लूं, और 40 करोड़ लोग भी जिंदगी में एक बार वहां घूमने जाते हैं, और 40 करोड़ लोग भी एक बार जाते हैं और 1000 रुपए भी खर्च करके आते हैं, तो सोचो कितने रुपए की इनकम वहां के लोगों के पास हो जाएगी, कितना हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीजें करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रामायण का सबसे बड़ा मंदिर अभी आपके चंपारण बिहार में बनाया जा रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही बिहार के अंदर 2 मंदिर हैं, कौन कौन से, आपके विष्णुपद और दूसरा कौन सा, महाबोधि। और विष्णुपद कौन सा, कहां पर है टेम्पल, तो सिंपल याद रखना कहां पे है, आपके अहमदनगर के अंदर, ठीक है, सॉरी आपके बिहार के अंदर। कितना ऊंचा मंदिर है, 100 फीट, कितने पिलर है, 44। बेसिक से डाटा जो न्यूज में लिखे हुए थे एटलीस्ट इनको ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन सी रिवर पर बना है, फाल्गु रिवर पे, ध्यान रखना, ठीक है। किसने बनवाया था, 1787 में अहिल्याबाई होलकर जो थी अहमदनगर की, उसने उसके ऑर्डर पर इसको बनाया गया था, ठीक है। और दूसरा मंदिर कौन सा है, तो याद रखना महाबोधि टेम्पल।
महाबोधि टेम्पल किसके लिए? तो गौतम बुद्ध, आपने सुना होगा गौतम बुद्ध भगवान थे, ठीक है, राजा के घर में पैदा हुए थे, बचपन का नाम राहुल था, ठीक है, बाद में वो सॉरी उनके बेटे का नाम राहुल था ना, बचपन का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। अब धीरे 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 बड़े हुए, गौतम बुद्ध कहलाए, भगवान बुद्ध बन गए, ठीक है। बाद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उसको क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाणा। और जो उन्होंने महापरिनिर्वाणा लिया था वो कहां पर लिया था? महाबोधि ट्री के नीचे, जो कि आपके कहां पर है? गया बिहार में। और बेसिकली ये किस में काउंट होता है? तो ये आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। हम काफी बार पढ़ चुके हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट कितनी है भारत में? 42 बनी हुई है, जिसमें एक कौन सा आता है हमारा? तो आपका महाबोधि टेम्पल भी आता है, ठीक है, जो कि किसको डेडिकेटेड है? आपके भगवान बुद्ध को डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अच्छा किसने बनवाया थे? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अशोक के बारे में आप जानते होंगे, महाराज जो सम्राट अशोक थे उनके टाइम पर ये उस समय बना था। अभी क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारी सरकार है बेसिकली ना, बीजेपी, ठीक है, या एनडीए अलायंस, उसका दूसरा नाम क्या हो चुका है? नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या फिर नायडू डिपेंडेंस अलायंस, है ना। तो इस बार के बजट में भी तुमने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि सारा का सारा बजट किसके लिए? 2 स्टेट के लिए, ठीक है, सरकार बचाने के चक्कर में, ठीक है, ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ? बिहार को कितने पैसे दिए गए? 58,900 करोड़ रुपीज। और उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए कि जैसे हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ताकि वहां पर किसको प्रमोट किया जा सके? टूरिज्म को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ये कहां पर है, क्यों है, ठीक है, कैसे जो आपका बिहार है उसको कितने पैसे मिले इस बार बजट में। जब हम बजट वाला पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें एक लिस्ट बना लेंगे, मैक्सिमम किसको मिला, मिनिमम किसको। तो मिनिमम तो आप जानते हो कौन है? दिल्ली, लगभग ऑलमोस्ट 0 उसको पैसा मिला है। जबकि दिल्ली हमारे जो बजट है, हमारी जो सरकार है, उसको इनकम की अगर बात करें तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए इनकम करता है, वहां से सरकार कमाती है, लेकिन बदले में कितना दिया उनको? ऑलमोस्ट 0, है ना। तो ये भी न्यूज में है, हम पढ़ लेंगे उसको बाद में, ठीक है, इसको जस्ट इतना सा ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? सिंगापुर एट नंबर 1। अच्छा आपने नाम सुना होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, कौन लेकर आता है? तो याद रखना इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। किसके साथ मिलकर? तो याद रखना एक ग्रुप बना हुआ है हेनले एंड पार्टनर्स, जो कि लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, और साल में 4 बार आता है, ठीक है। अब एक बात समझना, इसकी जो इस बार की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 82, और पहले नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर। बस हमें बस ये 2 ही चीजें याद करनी है, ज्यादा कुछ इसमें हर कंट्री को रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। कि हमारा जो वो है पासपोर्ट है वो कौन से नंबर पे? 82, जिसका मतलब क्या है कि लगभग हम 62 कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते हैं। और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये 180 प्लस कंट्रीज में, 190 प्लस कंट्रीज में ये लोग बिना वीजा के जस्ट पासपोर्ट लेकर घूम के आ सकते हैं। ये इनके पासपोर्ट की पावर है, ठीक है। तो वही शो करता है और कुछ भी नहीं है, तो बार बार चेंज होता रहता है, तो सिंपल सा याद कर लेना 1 लाइनर में। नेक्स्ट कौन सा है? नो प्रोग्रेस ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन सेज फॉर्मर एम्बेसडर। देखो इसको समझना थोड़ा सा। एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 ऑफ द अक्टूबर 1945। और 24 ऑफ द अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस डे, यानी कि UN डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो UN है ना, इसके मेजरली कितने ऑर्गन है? तो 6 इसके मेजर ऑर्गन है, ठीक है। और 6 मेजर ऑर्गन्स में से कौन कौन से अगर बात करें तो एक आपकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है इसमें? तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। फिर आता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? तो नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा? तो लास्ट में आ जाता है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है हमारा कौन सा? यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? कुछ 3 मेजर ऑर्गन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सारे कब बने थे? 1945, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क। अब एक बात समझना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 प्लस 2 मेंबर होते हैं। 2 कौन है? ऑब्जर्वर, वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन। और उस पैलेस्टाइन को ऑब्जर्वर से स्टेटस देने के लिए कुछ दिन पहले वोटिंग हुई थी, जिसमें किसने वोट किया था? 143 कंट्रीज ने कि उसको बना दो, तो वहां भी हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। या पहले इसको पढ़ लेते हैं, इकोस्को में 54 मेंबर है, ध्यान रखना। 18 करके क्या करते हैं इसमें? मेंबरशिप वो उनके पास रहती है, ठीक है। 3 साल का इसका टेन्योर होता है, इसका टेन्योर होता है 1 ईयर का, ठीक है। इसका टेन्योर होता है
2 ईयर का, इसका होता है 3 साल। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जब भी दो देशों के बीच लड़ाई होगी तो आईसीजे बचाएगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, वाटर डिस्प्यूट है ना, इंडस वाटर ट्रीटी, वो किसने करवाई थी, आईसीजे। मीडिएटर कौन था, तो वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था, ठीक है, 1960 में। तो आईसीजे में कितने मेंबर होते हैं, तो याद रखना 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। टेन्योर कितना होता है, तो 9 ईयर का इसका टेन्योर होता है, ठीक है। ट्रस्टशिप काउंसिल में कितने लोग होते हैं, तो याद रखना 5, और इसका कोई टेन्योर नहीं होता। ट्रस्ट मतलब किसने बना रखा है, तो याद रखना ट्रस्टशिप काउंसिल में कितने लोग हैं, 5। कौन कौन से, यूएसए, यूके, ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका रशिया, ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका चाइना, और उसके बाद फ्रांस। ये 5 क्या हैं, इसके परमानेंट ट्रस्टशिप मेंबर हैं, या इसके परमानेंट मेंबर है। जैसे मैंने कहा कि ये जो बेसिकली न्यूज है, समझ में आ रही है ना। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटेरस आज के दिन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके 6 मेजर ऑर्गन, और बात किसकी कर रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। देखो समझना, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो याद रखना टोटल मेंबर होते हैं इसमें 15। इसमें 5 क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर, ठीक है, और इसमें 10 क्या होते हैं, तो याद रखना टेम्परेरी मेंबर, ठीक है। और जो 5 परमानेंट मेंबर है, अच्छा, इनका टेन्योर कितना होता है, 2 साल। तो ये तो परमानेंट रहते होंगे, ये 2 साल में बदल जाते होंगे। भारत भी कई काफी बार इसका मेंबर बन चुका है। अब मैंने कहा कि 5 लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास है वीटो पावर। क्या है जिनके पास, वीटो पावर। और कौन कौन से देश हैं, तो याद रखना यूएसए, यूके, यूएसएसआर टूटा तो क्या बचा था सबसे बड़ा, रशिया, तो वहां से रशिया आ गया, याद करने के लिए ऐसे याद कर लेना। फिर कौन सा बचा, फ्रांस और चाइना। अब क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारी फॉर्मर एम्बेसडर है, ये कह रही है कि इतनी बार कोशिश की जा चुकी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाए, इसमें और लोगों को ऐड किया जाए, तो वो क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं। आज तक कोई कदम ही नहीं उठाया गया कि दूसरे लोगों को ऐड करने के लिए कुछ इनिशिएटिव किया गया हो। और भारत जो है काफी टाइम से चाह रहा है कि उसमें ऐड हो जाए। जैसे आपने सुना होगा G4 ग्रुप बना हुआ है, जिसमें जर्मनी है, जापान है, इंडिया है, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी किस में ऐड कर दिया जाए, परमानेंट मेंबर में या ट्रस्टशिप काउंसिल में ऐड ऑन कर लिया जाए, यानी कि वीटो पावर दे दी जाए। तो जस्ट उसी की बात कर रही है। तो थोड़ा सा किसके बारे में ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है। कब बना था, 1945 में। उसके 6 मेजर ऑर्गन है, बाकी बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे यूनिसेफ बना हुआ है, यूएनईपी है, यूएनडीपी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दुनिया भर के बने हुए हैं। लेकिन इन 6 मेजर ऑर्गन्स को याद रखना, ठीक है, इनका टेन्योर, इनका टाइम पीरियड, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हो तो हर 3 में से एक न्यूज आपकी यूएन से ही लिंक करती है। और यूएन बना क्यों था, ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके। और दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, उससे पहले क्या बना हुआ था, लीग ऑफ द नेशन। लीग ऑफ द नेशन इसलिए बना था दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके, लेकिन हो गया तो वो खत्म हो गया। अब ये इसलिए बना कि तीसरा ना हो सके, और गलती से तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो इसको भी डिमोलिश करके कुछ और बना दिया जाएगा, वो बात की बातें हैं, या ना भी बनाया जाए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में 2-4 बातें याद रखना। और कौन है आज के दिन इसके जनरल सेक्रेटरी, यानी कि इसके कौन है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, तो एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मुझे बताना G4 जो ग्रुप है उसमें कितने मेंबर्स है, ठीक है। कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं किसमें, G4 ग्रुप की मेंबर्स, ठीक है, G7 नहीं, G4। उसके बाद चलते नेक्स्ट। देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वही बातें जो अभी हमने डिस्कस की थी। कब बना था, तो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, 1945 यूएन चार्टर से, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। फर्स्ट सेशन 1946 लंदन में हुआ था। मेंबरशिप 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, 2 साल का टेन्योर होता है। परमानेंट यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। हर महीने इसकी क्या बदलती है, मेंबरशिप चेंज होती रहती है, ठीक है। तो सिंपल से इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, G4 के नाम यहां लिखे हुए हैं, ठीक है ना, भी कमेंट करो तो कौन कौन सा, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ठीक है, जो इस बात की बिड लगाते हैं कि हमें इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर ऐड ऑन कर दिया जाए, ठीक है। सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट है, इंडिया कमिटेड टू FTA विद द यूके। देखो, अभी यूके में उसके इलेक्शन हुए थे पीएम के, तो ऋषि सुनाक जो थे वो हट चुके हैं, नए पीएम आ चुके हैं। तो अब वहां से हमारे यहाँ पर फॉरेन विजिट हुई, और उसके अंदर वहां के सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे, मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई, जैसा कि आप देख सकते हो। और मुलाकात होने के बाद ये कहा गया कि यूके और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या रखा जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा। अब एक बात समझना कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है कि मेरे देश में कोई प्रोडक्ट बना और आपके देश में मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं किसी प्रकार का उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, आप भी उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे। तो होगा क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। होगा क्या, ये प्रोडक्ट वहां ज्यादा बिकेगा
क्योंकि टैक्स भी कम लग रहा है तो लोग भी खरीदेंगे, मेरे यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरे यहाँ पर इसकी इन्वेंट्री बढ़ेगी, मेरे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मेरे यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट करेगी। वहां के लोगों के लिए क्या होगा, मैक्सिमम चीजें बिकेंगी, तो वहां पर भी क्या होगा, वैल्यू जनरेट होगी, यानी कि वहां पर भी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और ऐसा हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखना, बहुत सारी कंट्रीज के साथ चलता है, 50+ कंट्रीज के साथ, तो रटना नहीं है, होता क्या है बस ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बीआईटी। बीआईटी हमारी कितने देशों के साथ चलती है, तो लगभग 75। साइंड कितनों के साथ है, 66 के साथ साइंड है, ठीक है, जो रिसेंटली 2 महीने पहले यूएई के साथ हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स याद रखना जिनका डिफरेंस होता है, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सीधा हमारे यहाँ पर पैसा आ जाए, एक होता है फॉरेक्स रिजर्व, मैं बाहर जॉब करता हूं, मैं यहाँ पैसे भेजता हूं तो बाहर का डॉलर यहाँ पे जमा हो रहा है, फिर करेंसी मेरे घर वालों को मिल रही है, तो वो फॉरेक्स रिजर्व हो गया। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, एफडीआई की अलग वैल्यू होती है, ठीक है, हर साल ज्यादा होती रहती है, कम ज्यादा, फॉरेक्स रिजर्व की हर साल वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस अलग है, एटलीस्ट ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जब जब न्यूज में आएंगे हम उनको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इज इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एब्सोल्यूट। देखो इम्यूनिटी क्या होती है, आपने देखा होगा कोरोना, कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 में हम क्या इंप्रूव कर रहे थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, हमारी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी को हम इम्यूनिटी कह देते हैं, वो बढ़ा रहे थे, ताकि कोरोना नाम का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी उससे लड़के उसको मार दे, या एटलीस्ट उससे इतना लड़ ले कि उससे खुद को या हमारी बॉडी को मरने से बचा ले, हमारी डेथ होने से बचा ले। यही तो था कोरोना वायरस में। तो वो क्या थी, इम्यूनिटी। उसको बूस्ट करने के लिए तुम काढ़ा पी रहे थे, वो बाद की बात है कि बाबा रामदेव कोरोनिल बेच के निकल गया, आज पछता रहा है, केस लगे हुए उस पर ना, वो बाद की बातें हैं। मैंने कहा कि इम्यूनिटी समझ गए ना क्या होता है। अब मैंने कहा लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी का मतलब ऐसा है कि मान लो मेरे को लीगल इम्यूनिटी है, मैं जहां चाहे जिसको गोली मार दूं, जहां चाहे जिसके साथ जो बदतमीजी कर दूं, मेरा कोई भी लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं क्या हूं, लीगली क्या है, मेरी लीगल इम्यूनिटी है। तो भारत में किस पर्सन को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, तो याद रखना, आपने एक कहानी सुनी होगी, किंग कैन, या जो किंग होता है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, किंग कैन डू नो रॉन्ग। आपने एक लैंग्वेज पढ़ी होगी, किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि जो राजा है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। जैसे कि आपने एक और सुना होगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना, कि जो बॉस है वो बिल्कुल सही है, चाहे वो कितना ही गलत हो, लेकिन हम उसे सही मानेंगे, बस यही है, ठीक है। लीगल इम्यूनिटी किसको मिली हुई है, तो देखो मैंने कहा किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो किंग कौन है भारत का, हु इज द हेड ऑफ द नेशन, चाहे नाम मात्र का ही क्यों ना हो, नॉमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन है कौन, तो हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर मैं आ जाता हूं देश की तो प्रेसिडेंट, अगर मैं वहीं चला जाऊं स्टेट, तो स्टेट में इसी की फोटोकॉपी कौन होती है, गवर्नर, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट इन दोनों को क्या मिली हुई है, लीगल इम्यूनिटी। और आर्टिकल कौन सा है, 361। अब बात ये आती है कि क्या इनकी 361 की जो आर्टिकल में इनको लीगल इम्यूनिटी मिली है, क्या ये एब्सोल्यूट है क्या। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो आपसे छीनी ना जा सके, नॉन एब्सोल्यूट का मतलब होता है टाइम पे कंडीशन पे छीन ले। तो याद रखना इनकी जो पावर है ना, ये एब्सोल्यूट पावर है, आप नहीं छीन सकते जब तक, ध्यान समझना, आर्टिकल 361 क्या कहता है, हालांकि इसमें 361, 2, 3, 4 क्लोज बने हुए हैं, लेकिन बेसिक सा ध्यान रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 361 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर है तो आप उसके ऊपर ना तो क्रिमिनल केस चला सकते हो, ना उसके ऊपर आप आपका सिविल केस चला सकते हो, ठीक है। सिविल केस एंड द क्रिमिनल केस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, आर्टिकल 361। अब क्या होता है क्रिमिनल केस की, मान लो कोई क्राइम कर दिया आपके उसने, प्रेसिडेंट ने, तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, आप एफआईआर तक नहीं लिख सकते, कब तक, टिल ही और सी इज ऑन द पोस्ट, जब तक वो पोस्ट पर है। जिस दिन वो पोस्ट से हटा या हटी, उसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल कॉमन पीपल बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना, अभी राजा है तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब वो राजा से हट जाएगा तो आप उसका कुछ भी बिगाड़ सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो आर्टिकल 361 आपसे पूछेगा क्या कहता है, तो लीगल इम्यूनिटी देता है किसको, गवर्नर और प्रेसिडेंट। और बात आती है कि क्या ये सेम होनी चाहिए, क्या एब्सोल्यूट होनी चाहिए, तो यस और नो, नो। देखो क्यों, ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, डीवाई चंद्रचूड़, उनके पास एक पेटिशन पहुंची, एक केस उन्होंने सुना। एक लड़की ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया। अब एक बात बताओ, ये तो लूप होल हो गया ना,
जब तक वो गवर्नर की पोस्ट पे है, जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, वो चाहे जितने सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दे, चाहे जितने रेप कर दे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसका। बात समझ में आ रही है? तो ये बीच में एक लूप होल भी दिख रहा था। तो क्या एब्सोल्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो याद रखना 361 क्या कहता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। अगर सिविल केस चलाना चाहते हो, इन केस ऑफ द सिविल केस, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट और द गवर्नर बिफोर 2 months फ्रॉम रजिस्टरिंग द FIR। यानी कि FIR रजिस्टर करने से 2 महीने पहले तुम्हें उस कंसर्न प्रेसिडेंट या उस गवर्नर को बताना होगा कि हम तुम्हारे ऊपर सिविल केस करने वाले हैं या होने वाला है। लेकिन क्रिमिनल केस में आप उसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई चल रही है। मे भी कुछ कंडीशंस को इससे अलग कर दिया जाए, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, रेप हो गया, इनको हटा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, वो अपने उस पावर का मिसयूज भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सा 2 बातें याद रखना। अब एक बात समझना, जैसे आपका प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे आपका कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, इसीलिए उन दोनों को सेम पावर मिली हुई है। जैसे मैंने कहा, एक तरफ मैंने लिखा कि आपकी क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, और एक तरफ मैंने लिख दिया कौन सा, आपकी स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसमें मैंने कह दिया कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, इसमें लोकसभा होती है और इसमें राज्यसभा होती है। ठीक है, इसमें कौन होता है, तो इसमें आपका गवर्नर होता है, इसके अंदर आपका कौन होता है, तो आपका विधानसभा होती है, और इसके अंदर विधान परिषद होती है, स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल है 52। इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो 81। इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 80, और इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 79। सिमिलरली गवर्नर का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा आपका 153। इसका आर्टिकल हो जाएगा कौन सा, आपका आर्टिकल नंबर 170। इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 169, और इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 158 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे के सारे काम सेम है। ये 5 साल, वो 5 साल, ये 6 साल, वो 6 साल, ये टेम्परेरी, ये टेम्परेरी, ये परमानेंट, वो परमानेंट। ठीक है, ये सारी की सारी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ये सेंटर की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अब मैंने कहा कि इन दोनों की जो पावर्स है वो भी लगभग सेम है। जैसे इसके पास आर्टिकल 72 है पार्डनिंग पावर, तो इसके पास कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 161 है पार्डनिंग पावर। बस ये फांसी भी माफ कर सकता है, ये कंप्लीट माफ नहीं कर सकता, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, इसके पास आर्टिकल कौन सा है, 123 ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसके पास आर्टिकल कौन सा है, 213, ये भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसके पास आर्टिकल है कौन सा, 143, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट से अपनी एडवाइस ले सकता है किसी मुद्दे पर। इसके पास ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। तो इसके पास आर्टिकल 200 है, जिसमें अगर इसको कोई बिल समझ में नहीं आता है तो ये बिल को पास ऑन कर देता है प्रेसिडेंट के पास। मान लो कोई बिल आया विधानसभा से विधान परिषद या विधान परिषद से विधानसभा। अच्छा, विधान परिषद कहां पर है, तो 6 स्टेट में है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो वो बिल इसके समझ में नहीं आ रहा, तो ये आर्टिकल 200 का यूज करके प्रेसिडेंट को भेज देगा। लेकिन ये डिस्कस नहीं कर सकता हाई कोर्ट के जज से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के CJI से हमारा प्रेसिडेंट डिस्कस कर सकता है किसी भी बिल के ऊपर कंफ्यूजन होने पर। ये कुछ उसके बेसिक से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, दोनों की ओथ कहां पर है, तो दोनों की ओथ उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स में लिखी है। जैसे आपके जो गवर्नर है उसकी ओथ कहां पर लिखी है, तो गवर्नर की ओथ लिखी है आर्टिकल 159। अच्छा, प्रेसिडेंट की ओथ किस में है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट की ओथ लिखी हुई है। याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 3 में सभी की ओथ लिखी हुई है, छोड़कर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी ओथ इनके कंसर्न आर्टिकल्स में है। अदरवाइज सब की ओथ कहां पे है, शेड्यूल नंबर 3। पूछ लेगा अभी PM के इलेक्शन हुए तो PM की ओथ कहां पर है, तो शेड्यूल नंबर 3। लेकिन इन सब की, तीनों की कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी कहां पर है, तो इनके कंसर्न आर्टिकल में। इसका है 159, इसका कौन सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। समझ गए, थोड़ा सा बेसिक से याद रखना। और जो गवर्नर होता है वो एक्चुअल में उसकी फोटोकॉपी होता है, वो क्या करता है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। अगर मान लो स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो हर 15 दिन में गवर्नर एक चिट्ठी लिखता है, किसको, एक लेटर लिखता है प्रेसिडेंट को, और उसमें अगर लिख दे कि लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट फॉलोड इन द स्टेट, या उसमें फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होता है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। और प्रेसिडेंट रूल का कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखना, प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 356। और प्रेसिडेंट रूल को क्या कहा था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, कि ये क्या है, एक डेड लेटर है, कभी भी यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। समझ गए ना।
उसके बाद कुछ आर्टिकल्स इसमें और लिखे हैं, जैसे 161 उसकी पार्डनिंग पावर से बिलोंग करता है। 163 में लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो गवर्नर को असिस्ट करेगी। 164 में लिखा है कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाएगा। ठीक है, 200 में अभी मैंने बता ही दिया कि वो बिल को पास ऑन कर देता है। 213 के अंदर उसके पास ऑर्डिनेंस पावर होती है, और ऑर्डिनेंस पावर का मतलब होता है ऑर्डिनेंस बिल इज इक्वल टू एक्चुअल लॉ, जिसका मिनिमम टाइम होता है 6 वीक और मैक्सिमम 6 महीने हो सकता है। बाद में वो एड ऑन करके बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है आर्टिकल 123 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें एटलीस्ट इसके अंदर ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।